दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। कल जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क हो गया? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 10/11 e⁻11x-1 यस वही सर। था ना? हाँ सही है। और किसी का हुआ? बाकी दोनों का बोलो। प्रियांश और कौन है? नहीं सर। नहीं बनना, बताना है। बोलो हाँ या नहीं। कौन सा लेक्चर है ये? 7 है ना? फुल 6 था। ठीक है, देखो इसमें एक्चुअली क्या आ रहा था, वो जो क्वेश्चन था, चलो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पैरेलल रिएक्शन के लिए हम लोग देख रहे थे। तो पैरेलल रिएक्शन के लिए अगर देखोगे तो इसमें रेट जो लिखे थे हम लोग -dA/dt, ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा था? K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ऐसा था ना पैरेलल रिएक्शन। यहाँ ए से बी भी बन रहा है और बी से सॉरी ए से सी भी बन रहा है। रेट कांस्टेंट K1 है इसका और रेट कांस्टेंट K2 है। तो इसके लिए अगर हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन लिखें तो -dA/dt दैट इज इक्वल टू K1 इंटू ए और प्लस K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ये भी ए ही होगा। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो K1 प्लस K2 और ये कंसनट्रेशन, तो ये आ रहा है फाइनल। अब इसको अगर हम लोग फर्स्ट लो, क्योंकि दोनों जो रिएक्शन हो रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है, तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी रिएक्टेंट का एट टाइम t क्या आता था, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आता था? A0 इंटू ई पे पावर माइनस KT आता था फर्स्ट ऑर्डर। यस यही सर। था ना, एट C0 या CT जो हम लोग वहाँ पे लिखते थे, CT इक्वल टू C0 इंटू ई पे पावर माइनस KT। अब यहाँ पे K की जगह पे क्या पुट करोगे बताओ तो? K की जगह पे ये पूरा K1 प्लस K2 आएगा, क्योंकि अब यहाँ रेट कांस्टेंट दोनों का टोटल जो रेट कांस्टेंट आ गया ये दोनों का सम हो गया है। तो AT कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, रिएक्टेंट हमारा A ही है, तो इसका एट टाइम t निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? A0 इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन इसका अगर हम लोग A एज्यूम कर लें, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A एज्यूम कर लो या A0 के टर्म में ही रहने दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो हम लोग dB/dt अगर लिखें, dB/dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग? dB/dt दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K1 इंटू क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा किसी टाइम t पे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग dB/dt को, ये प्लस के फॉर्म में है ना, तो dB/dt दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K1 इंटू, इसी तरह C के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, समझ में आ रहा है? जैसे dC/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू ये K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू टी आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम एक के लिए निकालेंगे, दूसरे के लिए मतलब सिमेट्रिकली आ जाएगा वो फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला हम कर रहे हैं सॉल्व, तो dB/dt के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dB/dt और यहाँ पे ये K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, कंसनट्रेशन ऑफ A एट टाइम t क्या है वो वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, A0 इंटू ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करना है हमको, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको कहाँ से कहाँ तक, ये इंटीग्रेट करेंगे हम पूरा टर्म को, t इक्वल टू 0 पे b का कंसंट्रेशन क्या था? 0, क्योंकि b तो प्रोडक्ट है ना, तो t इक्वल टू 0 पे b तो कुछ नहीं बना है। dt को उधर भेजेंगे ना,
क्या चीज़? सर dt को उधर भेजेंगे ना? हाँ dt को उधर भेज दो, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, वो तो चलो यहाँ पे भी उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आ गया dt। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन b का हो गया 0। अब किसी टाइम t इक्वल टू t पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? मान लो bt है। ठीक है, किसी टाइम t पे उसका कंसंट्रेशन bt है। चलो अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे इधर क्या आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, लिमिट पुट करोगे तो वही आ जाएगा। और इधर जो जो कांस्टेंट है उसको पहले साइड कर लो। k1 कांस्टेंट है, a0 कांस्टेंट है, इन दोनों को साइड कर लिए। बचा क्या? e पे पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी और dt, इसी का इंटीग्रेशन करना है और ये लिमिट 0 से t पुट करना है। तो इंटीग्रेट करके बताओ तो क्या आ रहा है? पहला इंटीग्रेशन पढ़े हो तुम लोग, e पे पावर माइनस के एक्स के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? और लिमिट पुट करके बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा। लिमिट 0 से t पुट करो, उसके बाद फाइनली बताओ क्या आ जाएगा। जैसे ये है e पे पावर माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ तो उतना ही रहेगा e पे पावर माइनस ए एक्स, और डिवाइड कैसे कर देते हैं हम लोग? माइनस ए से, यही होता है ना? यस हेलो, सर। ठीक है, तो उसी फॉर्म में ये पुट करो और देखो लिमिट पुट करने के बाद फाइनली बताओ क्या आ रहा है। लिमिट 0 से t तक पुट करना है। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा, हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग मैच करो। k1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 और इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। देखो यस सर। ये आ रहा है सबका। देखो पहले वाले में अगर 0 पुट करोगे तो 0 पुट t का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ई पे पावर 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना उसका वैल्यू। तो 1 वाला इधर क्योंकि वो माइनस में था तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो वो प्लस 1 हो गया, और ये वाला टर्म क्या आ गया? माइनस में चला गया। ठीक है, आ गया सबका, दोनों का? प्रियांश, यस सर। चलो तो इसी तरह सिमेट्रिकली अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी लिखें तो ये वाला अगर करोगे तो उसमें सिर्फ क्या आ जाएगा तुम्हारा? k1 की जगह क्या आएगा? k2 आएगा। समझ में आ रहा है? वही सेम इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा, बट k1 की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ तुम्हारा k2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली लिख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी क्या आ जाएगा? k2 इंटू ए नॉट बाई k1 प्लस k2, और इधर क्या बचेगा? 1 माइनस, वही सेम टर्म रहेगा, 1 माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ठीक है, बस k1 की जगह k2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जब इन दोनों का रेशियो लोगे, किसका? कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, इन दोनों का रेशियो जब लेंगे तो वो देखो तो रेशियो लेके किसके इक्वल होगा? सारा टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? k1 अपॉन k2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे दोनों का कंसंट्रेशन का रेशियो लोगे, किसी भी टाइम पे इररेस्पेक्टिव कोई भी टाइम हो, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। ये कल भी देखे थे, लेकिन कल इस तरह से हम लोग डिराइव नहीं किए थे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी, उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके इक्वल होगा? k1 अपॉन k2 के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो ये फॉर्म जो है ये हमेशा हर केस के लिए वैलिड नहीं है, कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कोफिशिएंट अगर चेंज कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो जैसे इस टाइप का केस हो जाता है, नोट करके, तो ये ए से मान लो ये 3b हो रहा है,
और ये मान लो 2C बन रहा है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट कुछ K1 है और रेट कांस्टेंट यहाँ K2 है। तो इसमें बताओ तो क्या आ जाएगा, इसमें रेशियो क्या आएगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। इसमें डायरेक्ट रेशियो बता सकते हो कोई? इस टाइप के क्वेश्चन भी कल किए थे। डायरेक्टली वो उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखो 3 टाइम्स K1 और नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स K2, यही हो जाएगा। हेलो, यस सर। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर कोफिशिएंट आ रहा है तो यहाँ पे तुमको सिर्फ 1/3 करना होगा ना। जैसे बी के आगे क्या है 3 है, तो यहाँ पे तुमको 1/3 पुट करना होगा, तो 3 को उस साइड भेजोगे तो 3 टाइम्स K1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, सी के आगे 2 है तो मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल लोगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको उस साइड भेजोगे तो 2 टाइम्स K2। ठीक है, तो जहाँ पे K1 था वहाँ पे 3 टाइम्स K1 आ जाएगा, जहाँ पे K2 था वहाँ 2 टाइम्स K2 आ जाएगा। तो जब रेशियो लोगे तो यही तो बचेगा 3 टाइम्स K1 अपॉन 2 टाइम्स K2। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भी कोफिशिएंट आएगा ना, जिस प्रोडक्ट के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा उसी के रेट कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही चेंज आएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब आते हैं हम लोग वो क्वेश्चन पे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देखो एक्चुअली क्या था। क्वेश्चन में तो 1 ही कोफिशिएंट लिया गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये था क्वेश्चन, लिख रहे हैं ए से जा रहा है ये बी और ये सी, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K1, ये रेट कांस्टेंट है K2, और K1 अपॉन K2 का रेशियो दिया हुआ है तुमको 1/10। हमको निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इसका रेशियो निकालना है, ये निकालना है ना। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि K1 का वैल्यू दिया हुआ है x/r, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेम वैसे ही करो कि माइनस dA/dt, इसको हम लोग लिख सकते हैं K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब A को इस साइड ले आते हैं हम लोग और dt को उस साइड भेजते हैं, तो ये dA/A, यहाँ माइनस साइन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये K1/K2 ये तो कांस्टेंट हो गया और dt इसको इधर ले आए। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेट करो t इक्वल टू 0 पे, A का कंसंट्रेशन कुछ A0 है, t इक्वल टू टी पे A का कंसंट्रेशन कुछ AT है। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद 1/dA का इंटीग्रेशन आ जाएगा तुम्हारा ln A आ जाएगा। तो लिमिट जब पुट करोगे तो ln A0 ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन है। ठीक है, तो A0/AT इधर आ गया और इस साइड क्या बच जाएगा तुम्हारा K1 प्लस K2 और वहाँ पे तो सिंपली T आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। अब दूसरा हम लोग एक और एक्सप्रेशन कल बताए थे तुम लोगों को कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, ठीक है, तो ये इनिशियली जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t, ये होगा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो बस A0 की जगह वो सब्सटीट्यूट कर दो, A0 की जगह सब्सटीट्यूट करो, देखो ये क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C, ये टाइम t पे ही है, और बाई क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। ठीक है, और इधर क्या है, डेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। चलो ये आ गया इस फॉर्म में। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है तुमको, K1 और K2 का रेशियो दिया हुआ है 1:10। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये रेशियो पता चल गया, क्योंकि K1 और K2 का अगर रेशियो 1:10 है तो हमको ये पता चल गया ना, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C, यही तो होता है अब K1/K2। तो मतलब ये चीज़ हमको आइडिया लग गया, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और मिल चुका है हमको, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C इन दोनों का जब रेशियो लेंगे
तो ये 1/10 है इसका वैल्यू, है ना। और x के टर्म में अगर पुट करोगे तो k1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k1 का वैल्यू x दिया हुआ है, तो मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं k1 की जगह x पुट कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, x अपॉन ये 10 आ जाएगा। रेशियो ले लेना, वो बस पुट करो वहाँ पे, वैल्यू सा पुट करके देखो, उसको सिंप्लीफाई करो फिर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करने पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, ये हम उस साइड भेज देते हैं उन दोनों को, k1 प्लस k2 को उस साइड, ये इंटू ई पे पावर लिख सकते हैं हम लोग। देखो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ b बाय कंसंट्रेशन ऑफ a टाइम t, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ c बाय कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, और ये e पे पावर क्या आ गया, k1 प्लस k2 इंटू t, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, ये वाला वैल्यूज, कंसंट्रेशन ऑफ c एट टाइम t बाय कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, ये रेशियो निकालना था ना, ये रेशियो निकालना है ना, देख लो। Yes, sir. और ये या b फिर बाय ए इसका का, उल्टा रेशियो। हाँ b बाय ए का रेशियो ले लो, b और c का तुमको पता ही है, सिंप्लीफाई करो आ जाएगा आंसर, देख लो। b को यहाँ पे c के टर्म में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि रिलेशन तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल ही चुके हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ c को हम लोग, या फिर b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं c के टर्म में, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t क्या आ जाएगा, ये 1/10 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ c एट टाइम t, बस b के जगह वो c के टर्म में पुट कर दो, वहाँ ये दोनों कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देख लो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, प्रियांश सर बना रहे हैं चलिए। कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लो। ठीक है, वो देख लेना, ऑप्शन 1 आ जाएगा उसका। हेलो, आ जा रहा है सर। ये दूसरा स्मार्ट प्रेप कौन घुस गया यार, रुक जाए रुक जाए। प्रियांश तुम होस्ट शिफ्ट करो। करते हैं सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ये हो गया पैरेलल रिएक्शन वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में बोले थे कंजिक्यूटिव रिएक्शन वाला, ठीक है, कंजिक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। कंजिक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन, तो इसमें देखो ये इस टाइप का रिएक्शन होता है, ए से बी बन रहा है और बी से सी बनता है, ठीक है। जब तक बी बनेगा नहीं तब तक सी नहीं बनेगा,
तो यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शन या सिक्वेंशियल। तो ए से बी बनने का ये इस समय रेट कांस्टेंट K1 है, और बी से सी बनने का ये रेट कांस्टेंट मान लो कुछ K2 है, और बी जो है ये अनस्टेबल होता है, तो जैसे ही बी बनेगा वो सी में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का रिएक्शन जहां भी आएगा इसको बोलते हैं हम लोग सिक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को डेरिवेशन करना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या डिराइव करना है वो देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो जैसे इसको लिख रहे हैं हम, ए से बी बन रहा है और ये बी से सी बन रहा है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 है, रेट कांस्टेंट K2 है। T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे सिर्फ क्या रहेगा, A रहेगा, जिसका कंसेंट्रेशन मान लेते हैं A0, और ये दोनों क्या है 0 0। T इक्वल टू T पे, T इक्वल टू T पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ A हो जाएगा, A एट T। ठीक है, और उस समय B भी आ जाएगा, और जैसे ही B बनेगा तो उस समय C भी तो थोड़ा बहुत बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि B जैसे ही फॉर्म होगा B तुरंत C में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो T इक्वल टू T पे इन तीनों का कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन आ जाएगा। अब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर लिखें तो बताओ तो क्या बचेगा, 0 0 ये A भी 0 हो गया, B भी 0 हो जाएगा, और सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A0 A0। तो C का कंसेंट्रेशन T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, A0 आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ देखो रेट कांस्टेंट हम लोग लिख रहे हैं, इसके लिए तीन इक्वेशन लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, माइनस DA बाई dt दैट इज इक्वल टू आ जाएगा K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A। इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2, अब B के टर्म में अगर हम लोग लिखें तो dB बाई dt का क्या आ जाएगा इक्वेशन, बताओ तो। dB बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखो K1 इंटू A इसके इक्वल तो होगा, बट अब B भी तो C में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करना होगा यहाँ पे हमको, माइनस, और वो किस, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B इसके इक्वल होगा, देखो तो। yes sir ठीक है, क्योंकि देखो B का फॉर्मेशन हो रहा है A से, तो A से जो फॉर्म हो रहा है उसको तो ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, लेकिन B जो है फाइनली फिर वो C में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये तो सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, क्योंकि उसकी वजह से उसका कंसेंट्रेशन कम हो रहा है। तो माइनस K2 इंटू बी, तो ये इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग इसको। और तीसरा अगर C के लिए हम लोग लिखें तो dC बाई dt ये क्या आ जाएगा, किसका इक्वल हो जाएगा, सिंपली K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि C के लिए रिएक्टेंट कौन सा है, B है, तो उसी के टर्म में उसको लिखेंगे हम लोग। तो इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक। इक्वेशन 2 नहीं समझा। इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में देखो B क्या हो रहा है, देखो B तो फॉर्मेशन हो रहा है, B किससे फॉर्म हो रहा है, A से फॉर्म हो रहा है, तो A से अगर फॉर्म हो रहा है तो इसको हम लोग किससे, dB बाई dt क्या लिखेंगे, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A लिखेंगे, लेकिन B भी फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, B तो तुरंत जैसे B बन रहा है वो तुरंत C में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो C में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या करना होगा, ये K2 ये किस रेट से C में कन्वर्ट होगा, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B उसी रेट से कन्वर्ट होगा ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखोगे C के फॉर्मेशन का, तो ये क्या है K2 इंटू B, तो इस रेट से B का कंसेंट्रेशन कम भी तो हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। ये dB बाई dt ये क्या शो कर रहा है कि कंसेंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है B का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, dt टाइम में B का कंसेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है मतलब कैसे निकालेंगे हम लोग, A से वो कितना बन रहा है और फिर वो कितना C में कन्वर्ट हो रहा है, उन दोनों का डिफरेंस लेना होगा ना, क्योंकि एक रिएक्शन से A से B का फॉर्मेशन हो रहा है, बट दूसरे वाले रिएक्शन में B जो है फर्दर C में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस वाले रिएक्शन में उसका कंसेंट्रेशन कम भी तो हो रहा है ना। क्लियर है, यस सर। तो इसीलिए उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वाले पार्ट में। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम लोग ऐसे, C से A बनेगा तब, क्या चीज, C से A बनेगा, C से A कैसे बनेगा, ये रिवर्सिबल वाला केस थोड़ी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग।
लोग ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है या सिक्वेंशियल रिएक्शन है, मतलब डायरेक्टली ए से सी नहीं बन सकता है, ए से सी डायरेक्ट नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है? ए से बी पहले बनेगा फिर बी कन्वर्ट होगा सी में, क्लियर है ना? तो इसलिए तो सिक्वेंशियल रिएक्शन है ये। तो डायरेक्ट अगर ए से सी बनता तो वो तो दूसरा केस होता। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, हम लोग इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी। ये फर्स्ट लॉ का जो एक्सप्रेशन था उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन से देखो, फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डी बी बाई डी टी प्लस के टू इंटू बी, इसको इधर ले आए हम लोग, इक्वल टू के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी से, ठीक है। ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी था इसको रिप्लेस कर दिए हम लोग ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी से। अब इसमें कुछ कुछ मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग ई पे पावर के टू इंटू टी ऑन बोथ साइड्स। चलो दोनों साइड ई पे पावर के टू इंटू टी से मल्टीप्लाई करो तो क्या बच जाएगा इधर, देखो तो ये डी बी अपॉन डी टी प्लस के टू इंटू बी, और इसमें हमको ई पे पावर के टू इंटू टी से मल्टीप्लाई करना है, और इधर क्या होगा के वन इंटू यह ए नॉट ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी तो ई पे पावर के टू इंटू टी से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें एक हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म, इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज, इसको देखो, इसका जब डिफरेंशियल फॉर्म करेंगे ना तो ये इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू ई पावर के टू इंटू टी, ठीक है। ये इसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ बताते हैं अभी एक्सपेंड करके कैसे आया ये। और ये के वन इंटू इधर क्या बचा ए नॉट, और इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बचेगा ई पे पावर माइनस के वन माइनस के टू ले सकते हैं हम लोग इंटू टी, माइनस कॉमन ले लिया हम लोग, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे, यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्म कैसे आया, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। तो डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे होता है, जैसे मान लो दो फंक्शन है यू वी, ठीक है, और बाई डी एक्स। तो इसका मतलब डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे वैसे होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको बोलते हैं, एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे को डी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस, सेकेंड केस में क्या होगा v को कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, फिर ये डी यू बाई डी एक्स ऐसे आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। तो यही चीज वहां पे यूज हुआ है। तो वहां देखो एक्चुअली क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म में जब इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया हम लोग तो ये क्या आ गया डी बी इंटू ई पे पावर के टू इंटू टी। ये सेम चीज है, देखो एक बार मानो हम e पे पावर के टू इंटू टी को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, इसको बाहर कर दिए, तब इसको लिखोगे तो क्या डिफरेंशिएट होगा, b को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया प्लस। अब हम लोग b को कांस्टेंट मानते हैं तो b को कांस्टेंट मान लो, तो b बाहर हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, e पे पावर के टू इंटू टी को डिफरेंशिएट करोगे dt के रेस्पेक्ट में। तो देखो e पे पावर के टू इंटू टी को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा k2 बाहर आ गया कोफिशिएंट, क्या बच जाएगा e पे पावर के टू इंटू टी, यही बचेगा, बोलो। अरे ये इस फॉर्म में है ना e पे पावर ax, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तुमको x के टर्म में, क्या इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं हम लोग, बताओ तो।
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? सर वो a है कि 9 है? A ए into e to the power ax. तो a इंटू ई पे पावर ए एक्स वही आएगा ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि हम लोग e पे पावर k2 को डिफरेंशिएट करें, k2 इंटू टी को डिफरेंशिएट करें dt के रेस्पेक्ट में, तो k2 बाहर आ गया और क्या बच गया, e पे पावर k2 इंटू टी। तो देखो यही वाला टर्म तो था वहां पे, जो ये वाला है वही सेम चीज है। देखो e पे पावर k2 टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। इसी को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, ये डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना प्रोसेस? ध्यान दो अच्छे से, वही सेम एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बस ध्यान देते रहना, उसमें मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, बोलो नेक्स्ट स्टेप में। यस चलो, तो यहाँ पे आ गया था हम लोग का, ये वाला फॉर्म आया था डी, डिफरेंशियल फॉर्म था इसका पी बी इंटू ई पे पावर के टू इंटू टी और बाय डी टी, और इधर क्या था के वन इंटू ए नॉट और ई पे पावर माइनस के वन माइनस के टू इंटू टी, यही था। अब इसको इंटीग्रेट करना है, हमको इंटीग्रेट करना है ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट करना है, dt को उस साइड भेजेंगे हम लोग, dt को उस साइड भेजेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो ये आ गया b इंटू ई पे पावर के टू इंटू टी, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इधर के वन इंटू ई नॉट ई पे पावर माइनस के वन माइनस के टू इंटू टी और डी टी, इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़े हो तुम लोग? लिमिट बाद में हम लोग कांस्टेंट c के टर्म में निकालते हैं, फिर c का वैल्यू निकालते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़े हो? सर वही ना जिसमें लिमिट्स पुट नहीं करते हैं, एक कांस्टेंट c हाँ आ एक जाता है कांस्टेंट, हाँ लास्ट एक में। कांस्टेंट c आ जाता है उसमें, तो उसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो ये तो वही वाला टर्म हो गया। जैसे मान लो हम लोग dx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा, x आता है। तो उसी तरह ये d ऑफ इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे ये क्या बचेगा, सेम यही चीज बच जाएगा ना, b इंटू ई पे पावर के टू इंटू टी। इधर तो यही आ गया इंटीग्रेशन करने पे, और ये जो जो कांस्टेंट है इसको अलग ले लो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या आएगा, ये फाइनली हम लिख रहे हैं, तो ये k1 इंटू ए नॉट, ये तो कांस्टेंट है, e पे पावर माइनस k1 माइनस k2 इंटू टी, तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये तो ऊपर तो वही बचेगा e पे पावर माइनस k1 इंटू टी, नीचे क्या हो जाएगा बाय माइनस k1 माइनस k2 और प्लस c, एक कोई कांस्टेंट c आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, अब कांस्टेंट c का हमको वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए देखो कैसे हम लोग लिमिट, ये t का वैल्यू कैसे मैनिपुलेट करना है। जब c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये यूज कर सकते हैं कि जब t का वैल्यू 0 हो, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 है, तो उस समय b का कंसंट्रेशन क्या है, 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे b होगा क्या, b का कंसंट्रेशन हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, 0। तब यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 पुट करो और b का वैल्यू 0 पुट करो, देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे t का वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे तो डायरेक्टली तुम्हारा देखो b ही 0 हो गया, तो ये वाला LHS वाला टर्म तो पूरा पूरा 0 हो गया। RHS में क्या बचेगा बताओ,
यहाँ पे T0 पुट करोगे तो ये पूरा 1 हो गया, तो इधर क्या बच गया K1 इंटू ए नॉट, और नीचे क्या बचा माइनस K1 माइनस K2, ये बचेगा, और into प्लस E. प्लस सी। ई कहाँ से? So, ई ई पे अच्छा, पावर हाँ हाँ जीरो, हाँ, ई पे पावर ठीक है जीरो सर। तो वो 1 हो गया ना। तो यहाँ से सी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया K1 इंटू ए नॉट और बाय K1 माइनस K2, ये आ गया कांस्टेंट सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू यहाँ से जो निकाले हो ना, ये इक्वेशन जैसे मान लो, ये इक्वेशन हम लोग ए मान लेते हैं, इक्वेशन ए में सी का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन ए। पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पूरा फुल लिख दे रहे हैं, बी इंटू ई पे पावर K2 इंटू टी, और इधर हो गया K1 इंटू ए नॉट ई पे पावर माइनस K1 माइनस K2, और नीचे है माइनस ऑफ और प्लस K1 इंटू ए नॉट बाय K1 माइनस K2। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमको बी का कंसंट्रेशन निकालना है, एग्जैक्टली बी का किसी टाइम टी पे। तो क्या करना होगा हमको, ये वाले ई पे पावर K2 इंटू टी को इस साइड भेजोगे तो वो दोनों से डिवाइड होगा। पहले इन दोनों में जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो क्या क्या कॉमन आएगा, K1 कॉमन आ गया, ए नॉट कॉमन आ गया, और नीचे क्या कॉमन आ गया, K1 माइनस K2 कॉमन आ गया। अब इधर देखो क्या बचेगा फाइनल, ई पे पावर माइनस K1 माइनस K2 इंटू टी, ये ऊपर बचा, और नीचे एक माइनस साइन बचा है, -1 बचा है, ठीक है, -1 एज्यूम कर लो, और उसको इधर से ले ई पे पावर K2 इंटू टी को ले आए इधर, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो सिंपली ये सारा कॉमन ही आ गया, तो इधर सिर्फ 1 बचा है, और ई पे पावर K2 इंटू टी को ले आए। ठीक है, तो फाइनली देखो इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करके देखो ये आएगा, देखो इस फॉर्म में आ जाएगा K1 इंटू ए नॉट अपॉन K1 माइनस K2, और इधर क्या बचेगा, ये वाले टर्म को हम लोग इधर ले लेते हैं, तो ई पे पावर माइनस K2 इंटू टी, और इस वाले टर्म में सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ, लिख सकते हैं इसको हम लोग ई पे पावर K1 इंटू टी। देखो तो सिंप्लीफाई करके, यस सर। ई पे पावर माइनस K2 इंटू टी, ये प्लस में रहेगा, ठीक है, और ये सिंप्लीफाई करोगे इसको तो K2 और K2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ K1 इसमें बच जाएगा, तो ई पे पावर माइनस K1 इंटू टी ये आ गया। चलो ये तो B का निकला, B का कंसेंट्रेशन है टाइम T। अगर B का कंसेंट्रेशन किसी टाइम T पे निकालना है तो ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लो C का कंसेंट्रेशन हमको किसी टाइम T पे निकालना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए एक हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। देखो हमको पता है कि इनिशियली सिर्फ ए नॉट लिया गया था, तो ए नॉट किसके इक्वल, जैसे हम लोग ये प्रीवियस केस में पैरेलल वाले में भी यूज किए थे, इनिशियली अगर ए नॉट लोगे ये किसके इक्वल होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये इक्वल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो यहाँ पे हमको देखो ए वाला टर्म हमको पता है कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और बी वाला भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सी का निकालना है हमको। तो सी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये क्या हो जाएगा ए नॉट
माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। तो ये जो जो एक्सप्रेशन आया इन सबको यहाँ पे पुट करके हमको सी का वैल्यू निकालना होगा। ये ए नॉट हो गया माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी क्या था, ये हो जाएगा ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी, ये था ना। और कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करो। तो ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, के वन इंटू ए नॉट बाय के वन माइनस के टू ई पे पावर माइनस के टू इंटू टी माइनस ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके देखो कितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो इसमें। पहले सब में ए नॉट कॉमन ले लो क्योंकि सिर्फ ए नॉट ही कॉमन आएगा। तो इधर क्या बच जाएगा तुम्हारा, वन हो गया और ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी बच गया, और इधर ये पूरा टर्म तुम्हारा बच गया के वन अपॉन, Q minus K2. ठीक है इसको मल्टीप्लाई ही कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करके ही लिख लो। तो के वन इंटू क्या बच जाएगा, ई पे पावर माइनस के टू इंटू टी, ठीक है। So common ले सकते हैं। हाँ कॉमन ले लेंगे बाद में, और यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसको सिंप्लीफाई करके, पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। ये देखो इस फॉर्म में आ जाएगा, हम देखो सिंप्लीफाई किए होगे तुम लोग, देख ये आ जाएगा ए नॉट इंटू ये वन माइनस के टू इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी माइनस के वन इंटू ई पे पावर माइनस के टू इंटू टी और बाय के टू माइनस के वन। ये आ रहा है क्या, Yes sir आ गया, कर जाएगा। दो वैल्यूज वहां पे कैंसिल आउट होगा। आया सबका, ये अच्छे से कर लो पहले, कोई उसमें वो नहीं है। हो गया सर। सिम सबका हो गया, सबका आ गया। बोलो आया नहीं, अरविंद आ गया।
यस सर, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस। देख लो। सर कहीं पूछता है ये डेरिवेशन? नहीं नहीं, डेरिवेशन पूछता नहीं है। डेरिवेशन का डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे ये, ठीक है। जैसे अभी एक, जैसे इसको ग्राफिकली देखो, अब ग्राफिकली इसका अगर हम लोग प्रोग्रेस प्लॉट करेंगे ना, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। देखो, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं। इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स एक ही चैप्टर में है। क्या चीज? इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स एक ही चैप्टर में है। नहीं नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम अलग है ना। केमिकल काइनेटिक्स तो 12th का टॉपिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम 11th का टॉपिक। ठीक है, अलग अलग चैप्टर है दोनों। यहाँ पे देखो, इसको जब हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो इसमें देखोगे ग्राफ एक्चुअली क्या आता है कि ये इस नेचर का आता है। ए का कंसंट्रेशन जो है ये तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे ये डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रहा है ये। बी का जब देखा गया, बी में एक्चुअली क्या हो रहा है कि देखो, बी का जब हम लोग वहां पे लिखे वो पूरा प्योरली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है बी। तो बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, शुरुआत में ए जैसे जैसे बन रहा है उसका कंसंट्रेशन बढ़ भी रहा है, और लेकिन वो धीरे धीरे सी में भी कन्वर्ट होते जा रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बी का देखो, शुरुआत में जैसे ही इनिशियल पार्ट में बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये शुरुआत में इंक्रीज होगा, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, और उस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो क्या होगा, वो बी का कंसंट्रेशन फिर ऐसे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बी का कुछ ऐसा नेचर आता है। बी का जब हम लोग ड्रॉ करें तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, और उसके बाद ये वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। तो ये है इस पॉइंट पे ये बी जो है एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया है, और ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सी का ग्राफ कैसा आएगा, सी बताओ तो। सी तो एक्सपोनेंशियली सर राइज इंक्रीज, करेगा। हाँ वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियली ग्राफ उसका कुछ आया तो ये ऐसे ये इंक्रीज ही करेगा। ये सी का हो गया। तो ये अलग अलग आ रहा है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये होगा तो क्या चीज, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं है। ग्राफ क्या होगा? कौन सा ग्राफ? अगर मान लो कोई एक कैटलिस्ट है इक्वेशन में, तो उसका ग्राफ क्या होगा? कैटलिस्ट का ग्राफ मतलब? कैटलिस्ट वाला पार्ट अभी हम लोग लेटर पार्ट उसमें कवर करेंगे, अभी कैटलिस्ट वाला भी केस आएगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में वो देखेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, वो अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो सेपरेटली अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। तो ये वाला जो नेचर है, ये वाला ग्राफ किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए है ये, और ये बीच वाला ये किसके लिए है, बी के लिए है, ठीक है। क्योंकि बी क्या, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्यों अटेन कर रहा है, क्योंकि बी बन भी रहा है और वो डिसोसिएट भी हो रहा है। तो एक सर्टन मैक्स, कभी तो कोई टाइम होगा ना जिस पॉइंट पे बी का एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, तो वो टाइम हमको फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगा वो भी फाइंड आउट करना है हमको। और ये सी का कंसंट्रेशन ये तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ का नेचर आता है। ए डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, बी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज करेगा अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू तक वो इंक्रीज करेगा, और उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। और सी का कंसंट्रेशन जो होगा वो स्टेडली इंक्रीज होगा, और वो फाइनल वैल्यू कहाँ तक, टी इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हो गया तो फाइनली कहाँ तक वैल्यू अटेन करेगा, ये नो। हम लोग देख ए नॉट तक फाइनल वैल्यू वो अटेन करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब वही चीज हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टाइम होगा
जिस टाइम पे ये b मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ये b का वैल्यू मैक्सिमम ये कौन से टाइम पे होगा। तो b का हमको एक्सप्रेशन पता है, b का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, ये k1 इंटू ए नॉट बाय k1 माइनस k2, और ये e पे पावर माइनस k2 इंटू टी, और ये माइनस ये है। अब हमको वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो। तो क्या करना होगा बताओ तो, कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम, ये निकालने के लिए क्या करना होगा? मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। d will be t equals to 0. तो डी बी अपॉन बी को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टी के रेस्पेक्ट में, और इसको किसके इक्वल पुट करेंगे हम लोग? 0. 0 के। तो यहाँ पे पुट करने पे देखो, चलो पहले पुट करके 0 पुट करो तो देखो टी का वैल्यू आएगा पहले, फिर टी का वो टी निकालो कि कौन से टाइम टी पे बी अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, और उसका जब टी का वैल्यू हम लोग बी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो बी का भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो पहले ये डी बी अपॉन डी टी, डी बी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल पुट करो, देखो क्या आएगा। तो इसको अगर हम लोग b को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है k1 इंटू ए नॉट k1, ठीक है, तो ये वाला तो कांस्टेंट ही है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मेनली, तो ये आ जाएगा माइनस k2 आगे आ गया, और ये बच T गया to e power minus माइनस k2 k2 इंटू टी, और इधर बच गया ये माइनस है, minus माइनस k1 1 और e e पे to power पावर minus माइनस k1 t. k1 इंटू टी, यही हो गया डिफ्रेंशिएशन, और इसको हमको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 0 को इक्वल पुट करोगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, तो k1 e to power minus k1 t equals to k2 तो कांस्टेंट है, उसको इधर equals भेजोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता है, मतलब कौन सा वैल्यू 0 होगा? यही वाला वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k2 इंटू ई पे पावर माइनस k2 इंटू टी, और ये हो गया प्लस k1 इंटू ई पे पावर माइनस, इसको 0 पुट करो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा k1 अपॉन k2 लिख सकते हैं, ये क्या आ गया e पे पावर ये आ जाएगा माइनस k1 इंटू k2 और इंटू टी, यही आ जाएगा, देख लो सिंप्लीफाई करने पर। yes sir. चलो अब यहाँ पे हमको t का वैल्यू निकालना है कि ये कौन सा टाइम, ये t कौन सा टाइम है जिस टाइम पे b अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। तो t निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ln ले लो, तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो इसको ln लेके, तो ये आ गया ln k1 अपॉन k2, और इधर क्या बच गया k1 माइनस Minus k2 k2 इंटू टी, क्योंकि ln e टू द बेस ही, वो तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा उसका। तो यहाँ से t हम लोग कैलकुलेट कर लिए, t आ गया ये ln k1 बाई k2 और बाय k1 minus k2 k1 माइनस k2, और ये टाइम t कौन सा टाइम है, ये टाइम slope 0 हो जाएगा at which b attains maximum concentration. मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो टाइम हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं जब भी अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ये याद रखना है रिजल्ट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी कौन से टाइम पे बी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन याद रखोगे, k1 k2 तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, वो टाइम टी निकालना है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा कि b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो b का मैक्सिमम वैल्यू हम t निकाल चुके हैं, अब b के एक्सप्रेशन में ये t वाला वैल्यू पुट कर दो, समझ में आ रहा है? तो t का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके तुम लोग ये बताओ, और डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है हम लोगों को। तो अब t का वैल्यू पुट करके ये k1 माइनस k2, और यहाँ पे e पे पावर माइनस k2 इंटू टी था, और ये माइनस e पे पावर माइनस k1 इंटू टी था। अब यहाँ पे ये t जो आया है इसको यहाँ पे पुट करना है तुमको, ठीक है, पुट करके सिंप्लीफाई करके बताओ, आराम से करो सिंप्लीफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही याद रखना है, वो प्रोसेस तुम बस डिराइव कैसे हो रहा है वो तुम लोग खुद करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक एक करके यहाँ कर लो। पहले देखो, पहले e पे पावर माइनस के टू इंटू टी, इसका वैल्यू निकाल लो। यहाँ e पे पावर माइनस के टू और t का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, ln k1 अपॉन के टू बाय k1 माइनस के टू। अब इसको सिंप्लीफाई करो। उसके बाद दूसरा वाला टर्म सिंप्लीफाई करना और उसके बाद वहां पुट करके फाइनल सिंप्लीफिकेशन करके बताओ। ये देखो तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये इस टाइप का कुछ आ जाएगा, माइनस, ये देखो इसको इधर ले आए हम लोग k1 माइनस के टू, और इधर क्या बच गया ln k1 बाई के टू। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे, लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा। देखो ये इसके आगे है, ln मतलब ये k1 minus ln k2. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस फॉर्म में ln k1 अपॉन के टू, और इस पे पावर हम लोग ले सकते हैं क्या, माइनस के टू बाई के वन माइनस के टू, लिख सकते हैं ऐसे। सर बड़ा ब्रैकेट एक और डालना होगा। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा बड़ा वर्कन। ये ई पे पावर में है सारा। नहीं सर, वहां पे डालना होगा सर जहाँ इसका स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो रहा है और फिर एकदम शुरू में। ठीक है, वो इसके पावर में है, मतलब ये समझ में आ रहा है ना, ये इसके k1 अपॉन के टू के पावर में है ये। तो सर एक ब्रैकेट डालना पड़ता है सर, ये कुछ अलग हो जाएगा। ये क्या, ये जब आ इस गया. तरह, ठीक है चलो उसको ये ऐसे यहाँ पे बोल रहे हो। k1 बाई k2 का स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो रहा है वहां पे एक, और एक एकदम शुरू में। सर इसका जरूरत भी नहीं है, कट ठीक जाएगा. है, हाँ वो कट जाएगा मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये सर अगर एक्चुअली लॉग का, सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो हाँ आ जाएगा. हाँ, ये लॉग का कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ई अगर इस टाइप का रहता है, देखो ये लॉ का प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़े होगे, सर आंसर क्या है बता दीजिए. बता रहे हैं। ये इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये सिंप्लीफाई करके ये k1 अपॉन के टू, और इस पे ये आ गया तुम्हारा k2 बाय k1 माइनस के टू, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा यहाँ माइनस साइन था ना, तो माइनस साइन था तो ये k2 अपॉन k1 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ये k2 अपॉन k1 कर लिए, ये इस फॉर्म में आ जाएगा ये सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा। देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ई ln e अगर रहेगा और a पे पावर x है, ठीक है, e पे पावर ln e है और उस पे ln e और इस पे पावर a, वैल्यू a पे पावर x है, तो इसको डायरेक्टली ये दोनों अगर सेम रहेगा ना तो तो इसको ये हम लोग बात डायरेक्टली a पे पावर x लिख सकते हैं। सर आंसर वही बताइए ना. आंसर आ रहा है इसका, देखो सिंप्लीफिकेशन करके b मैक्स का हम फाइनल लिख रहे हैं, b मैक्स का वैल्यू लिख रहे हैं, तो बी मैक्स का फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा ये ए नॉट इंटू के टू अपॉन के वन बाय के टू बाय के वन माइनस के टू, ये आ रहा है, ये है।
दोनों टर्म को इसलिए बोल रहे हैं, दोनों टर्म को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो। ये e पे पावर माइनस के टू का सिंप्लीफिकेशन ये आ गया, e पे पावर माइनस के टू इंटू टी। इसी तरह e पे पावर माइनस के वन इंटू टी का सिंप्लीफिकेशन करके उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसके बाद कॉमन लेके ये फाइनल इस फॉर्म में आ जाएगा। वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो देखो कॉमन आ जाएगा और वो कुछ कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो बोलो, करके दिखा दे रहा है। सिमेट्रिकल है, मतलब देखो e पे पावर माइनस के टू इंटू टी का ये आ गया ना, तो उसी तरह e पे पावर माइनस के वन इंटू टी का तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे लिख रहा है e पे पावर माइनस के वन इंटू टी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, उसको सिंपली टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद इसका ये आ जाएगा तुम्हारा के टू अपॉन के वन, और इस पे पावर क्या आ जाएगा के वन बाय के वन माइनस के टू, ये हो जाएगा तुम्हारा। ये दूसरे वाले का सिंप्लीफिकेशन आ गया। तब दोनों का अगर सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गया हम लोग के पास, तो वहां पे पुट करो बस। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन, हाँ तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा बी मैक्स का जो फाइनल वैल्यू होगा। ये याद रखना है तुमको इस फॉर्म में, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू के टू अपॉन के वन का रेशियो, और इस पे पावर क्या आ जाएगा के टू बाय के वन माइनस के टू। ठीक है, तो ये है बी मैक्स। और दूसरा एक और वैल्यू याद रखना है कि कौन से टाइम पे वो बी मैक्स वैल्यू अटेन करता है। तो वो टाइम कौन सा है, टाइम का क्या था वन बाय के वन माइनस के टू और इनटू एल एन के वन बाय के टू। ये दो रिजल्ट तुमको डायरेक्ट याद रखना है। याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर उतना डेरिवेशन थोड़ी के एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन डायरेक्ट एकदम याद रहेगा, तभी डायरेक्टली तुरंत क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, करना तुम लोग बाद में करना है। अब इससे देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन, देखो कैसे इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन दिया हुआ है तुमको फॉर ए रिएक्शन। सर ठीक है, कोएफिशिएंट्स चेंज करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा क्या? हाँ कोफिशिएंट चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना ही होगा ना। तो जनरली इसमें इस टाइप के इतना कॉम्प्लेक्स केस में कोफिशिएंट तुम्हारा चेंज उस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, 1:1 वाला ही क्वेश्चन, जैसा एक क्वेश्चन ये वाला आया है। तो फॉर ए रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन दिया हुआ है ए से बी, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। ठीक है, ए से बी और बी से सी, ये रिएक्शन दिया हुआ है। डेटा दिया हुआ है यहाँ पे टी हाफ फॉर ए एंड बी आर 4 and 2 minutes respectively. How much time would be required for the B to reach maximum concentration? ठीक है, चलो करें। ए और बी का तुमको अगर यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू दिया है, तो टी हाफ का वैल्यू दिया है तो उससे हम लोग उसका रेट कांस्टेंट तो निकाल सकते हैं ना। तो वो टी मैक्स का मतलब कौन से टाइम टी पे वो वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, तो वो टाइम टी निकालना है। और इसमें ऑप्शंस है तुम्हारे पास। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर टी का वैल्यू याद रहेगा, एक्सप्रेशन याद रहेगा, तुरंत कर सकते हो। ए है 2 मिनट, बी है 4 मिनट, सी है 6 मिनट और डी है 8 मिनट। चलो बताओ इसमें।
So 4 minutes. कितना आया? 4 minutes. 4 मिनट। सही आया किसी का और? हो गया? बोलो। अरे यहाँ पे देखो K1, जैसे यहाँ पे मान लो K1 और ये K2 है, तो K1 और K2 का तो तुमको वैल्यूज T हाफ दिया हुआ है, तो K1 का वैल्यू क्या होगा? ln2 बाय K1। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? K1 इक्वल टू ln2 बाय T हाफ कितना दिया हुआ है तुम्हारा फर्स्ट का? A का 4 दिया हुआ है, और K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ln2 बाय 2 हो जाएगा। तो K1 का वैल्यू मिल गया, K2 का वैल्यू मिल गया, तो अब इसमें पुट नहीं कर सकते हो। टी मैक्सिमम निकालना है ना तुमको, कि कौन से टाइम टी पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो यही वाला एक्सप्रेशन यूज करो, 1/K1 माइनस K2 इंटू ln K1 अपॉन K2। बस इसी में पुट कर देना है K1 और K2 का। हो जाएगा? हेलो? यस सर, हो गया। चलो, तो इसमें आ जाएगा आंसर 4 मिनट। वैल्यूज पुट कर देना, बस ये दोनों वैल्यू पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? 4 मिनट्स आ जाएगा। हाँ ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ। तो ये है पैरेलल रिएक्शन से, ए से बी और ये बी से सी जा रहा है। इल्ड इसका दिया हुआ है 2%, बी का इल्ड, और सी का इल्ड दिया हुआ है 98%, और यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट है K1 और ये रेट कांस्टेंट है K2। इफ half life of A is 22 hours, find the value of K1 and K2। चलो, हाफ लाइफ दिया हुआ है A का 22 आवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। So ये सब सीक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, सब कुछ हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए बस ऑब्जर्व करना होता है। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए।
आया क्या? नहीं आया कुछ। सिंपल है इसमें तो, ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम लोग, पैरेलल वाले केस में किए ही थे। रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? रेट कांस्टेंट ओवरऑल अगर निकालोगे, हाफ लाइफ इसका 22 आवर्स है, तो टी हाफ का वैल्यू क्या आएगा? ln 2 बाई के होता है। यहाँ पे के क्या यूज करोगे? ओवरऑल के, मतलब टोटल के। तो के यहाँ पे ओवरऑल क्या आता है? ये हम लोग तो देख चुके थे ना, k1 प्लस k2, इसका सम ही तो आएगा के ओवरऑल। तो टी हाफ का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 22 आवर्स, तो यहाँ पे के ओवरऑल का वैल्यू कितना है? एड्रेस आ गया ln 2 बाय 22 आवर्स के टर्म में। तो ये हो गया ln 2 का वैल्यू 0.693 बाई 22। मतलब यहाँ से k1 प्लस k2, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा? के ओवरऑल कितना है हमारा? 0.693 बाई 22। ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा, अगर दोनों का इल्ड दिया हुआ है हमको, 1 by परसेंटेज इल्ड, 49, तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि k1 अपॉन k2, 1 ये by 49, ये किसके इक्वल होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सी, उसी के इक्वल होता है ना। मतलब 2/98। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। इसको 1/49 कर सकते हो। क्वेश्चन 2 हो गया। k1 प्लस k2 पता है, k1 बाई k2 पता है, k1 और k2 दोनों का वैल्यू निकालना है। k1 क्या होगा और k2 क्या होगा? आंसर है इसका, मैं बता दे रहा हूँ, 0.03087, ये पर आर। और k2 का आ जाएगा 0, बहुत छोटा वैल्यू है, 0.00063। सर जी में, जी एडवांस में कितना डिजिट तक निकालना पड़ेगा? वो देखना पड़ेगा, वो अगर वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है कि अप टू 3 डिजिट्स, या फिर ऐसे इस क्वेश्चन को तुमको ऐसे भी पूछ सकता है कि आंसर करो तुम जो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर करो, या फिर ठीक है। तो जैसे इसी क्वेश्चन को अगर तुमसे पूछता कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर दो, तो आंसर क्या होता? पॉइंट बड़ा होना सिक्स चाहिए देना। ना केवन से। हाँ सर हाँ बोलो। K2 को केवन से बड़ा होना चाहिए ना। क्यों? फ्रैक्शन में मतलब कि K2 इक्वल्स टू 49 K1 आ रहा है सेकंड इक्वेशन में। K2 इक्वल्स टू 49 K1 आ रहा है ना सर। हाँ, k2 इक्वल टू 49 k1। तो k1 का वैल्यू में तो बहुत छोटा है ना, 49 इंटू k1 का वैल्यू ही तो ऑलरेडी बहुत K1 छोटा है। ना, क्या चीज? तो K2 शुड बी ग्रेटर देन K1 ना, यहाँ पे तो कम आ रहा है। सॉल्व कर लो ये एग्जाम, पता नहीं तो आंसर देख लो एक बार, कैलकुलेशन करके देखो क्या आ रहा है तुम लोगों का। तो वही आ आंसर रहा तो है। यही, आंसर तो यही दिया हुआ है, हाँ सर, आ देख गया। लो। क्योंकि वो जीरो से तो बहुत, ये देखो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो उसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो और छोटा ही होते जाएगा ना वो।
देख लो एक बार, चेक कर लो, नहीं आ रहा है तो फिर देखो क्या आ रहा है। तो इक्वेशन कर तो लो। यही दोनों, यही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। हाँ सर सेम। चलो ठीक है, तो फिर आ गया सबका। अरविंद नो सर। सॉल्व करो, इसमें क्या है, इक्वेशन तो पता चल गया ना। हेलो, यस इक्वेशन में दिक्कत है क्या? बोलो, इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम है यस सर। या फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है? क्या इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, सॉल्व तो खुद करना होगा। ज्योत्सना, नो सर। ज्योत्सना आ गया तुम्हारा आंसर? सब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किए। अरे तुम्हारा, तुमको सर एक्चुअली उल्टा ये वैल्यू आ रहा है, क्या, वैल्यू आ रहा है, मतलब K1 का जो है वो K2, मतलब K2 का जो है वो K1 कर रहा है। यस सर, K1 का 0.00063 होगा। अच्छा उल्टा आ रहा है। सर क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना फिर सर। शायद K1 by K2 49 होना चाहिए। नहीं हाँ नहीं, सर। ये तो सही है। हाँ ये तो सही है। चलो, तो फिर यहाँ पे ये, तब फिर ये K2 इंटर, बड़ा होगा। हाँ चलो इंटरचेंज कर दिया होगा यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये K2 और K1 कर लो, तो यहाँ पे फिर वही हुआ होगा, ये है K2 का वैल्यू हो जाएगा और ये K1 का वैल्यू। अब ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये इंटरचेंज कर दिया होगा हाँ यहाँ। सर। चलो ठीक है ना, वो तो ये तो K1/K2 तो रहेगा ही ना, ये तो हम लोग किए ही है कि कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t बाय कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t, ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट K1/K2 इसके इक्वल होगा, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे ये इसमें इंटरचेंज कर दिया होगा वैल्यूज में, ठीक है, वो गलत होगा। आ गया ना सबका? चलो फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में यस हम सर। लोग, नेक्स्ट क्लास में ये तो हो गया यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, कैसे टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करता है। तो जो शुरुआत में बता रहे थे कि टेम्परेचर चेंज होने से रेट कांस्टेंट चेंज होता है, और फिर रेट कांस्टेंट अगर चेंज होगा, अभी तक हम लोग जितने सारे केस देखे उसमें रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट एज्यूम कर रहे थे। आगे देखेंगे कैसे टेम्परेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चंस यहाँ तक प्रैक्टिस करो, बुकलेट से पूरा बना रहे हो क्वेश्चन बुकलेट से? यस सर। तो बुकलेट से यहाँ तक एटलीस्ट, ऑब्जेक्टिव वाला एक्सरसाइज बनाया है अब तक। हाँ तो वो बना लो, मतलब ऑलमोस्ट रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो गया है। वो आरेनियस इक्वेशन उसको बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले पार्ट को, तो वो वाला पार्ट बचा हुआ है, तो ज्यादा नहीं है, 3 से 4 क्लास और लगेगा उसमें, वो खत्म हो जाएगा। तो मेन जितना मेजर पोर्शन था वो ऑलमोस्ट हम लोग इधर कवर कर चुके हैं, तो उतना क्वेश्चंस आराम से आप क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। ठीक है फिर एंड कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाओ, जो भी डाउट होगा वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा तो पूछ लेना, ग्रुप पे भी डाल सकते हो या फिर क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। सर आपको थैंक यू एक सर। रिएक्शन बैलेंस करके भेजे थे सर, अभी देख लीजिएगा ना। अच्छा अच्छा, चलो ये यार, ठीक है देख लेंगे यार, देख लेंगे, आज देख के बता देते हैं तुमको, ठीक है। यस सर। चलो चलो फिर एंड कर रहे हैं, थैंक यू सर। चलो थैंक यू थैंक यू। सर।